Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about Rutherford's atomic model. ये एटम के बारे में एक और मॉडल है। इससे पहले एटम से रिलेटेड जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन पार्टिकल्स को हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया था। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम इन तीन चीज़ों की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जनाब। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल हैं। अब एटम के अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या जानने की कोशिश की कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्जेस जो हैं ये कैसे को एग्जिस्ट करते हैं किसी एटम के अंदर। Rutherford performed an experiment to understand how positive and negative charges coexist in an atom. भाई ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल एटम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स जिनको हम क्या कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गोल्ड फाइल के ऊपर जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर है। इसको याद करने के लिए पढ़ते तो ऐसे ही हैं 0.00004, लेकिन याद करने के लिए आपने क्या याद करना है जी, जीरोस कितनी है 4, 0.4 जीरोस एंड 4। ओके डन। याद करने के लिए क्या कह रहे हैं, 4 जीरोस एंड 4 सेंटीमीटर। पढ़ने का क्या तरीका होता है, 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की उसने क्या की, बम्बार्डमेंट की। कौन से अल्फा पार्टिकल, जो इमिट होते हैं किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से। और वो रेडियो एक्टिव सोर्स कौन हो सकता है, रेडियम या पोलूनियम बेटे हो सकता है। रेडियम और पोलूनियम क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, दोज एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 82 एंड इमिट रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। कौन से एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा और जो रेडिएशंस को खुद ब खुद खारिज करते हैं उनको जनाब हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम और पोलूनियम से हासिल होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की सोने के बारीक वर्क पर गोल्ड फाइल पर बम्बार्डमेंट की। फिर इन अल्फा पार्टिकल्स के इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व किया ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन। कौन सी फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन, विच इज़ कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ये अंदर से कोट की गई है जिंक सल्फाइड से, यानी तह चढ़ा दी गई होती है किसकी, जिंक सल्फाइड की, इस फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बेटे, उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिस्प्रूव कर दिया प्लम पुडिंग मॉडल को। आपने लेक्चर 1 के अंदर गालबन ये पढ़ा था। प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक एटम जो हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर हैं या स्फीयर्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इनके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं कहीं मौजूद होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, लाइक प्लम्स इन पुडिंग। जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स कहीं कहीं मौजूद होते हैं, या बादाम वाली खीर में कहीं कहीं बादाम मौजूद होते हैं, या जैसे उस वाटरमेलन के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। इस मॉडल को हमने क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। ठीक है जी। और प्लम पुडिंग मॉडल को किसने डिस्प्रूव कर दिया, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डिस्प्रूव कर दिया। अच्छा, इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसने क्या ऑब्जर्व किया अपने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जो अल्फा पार्टिकल्स है इसके इफेक्ट्स को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया। वो क्या देखता है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधे गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये उसको कैसे, उसने किस बात से
कंक्लूड किया कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है वो पास हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है वो चमक पैदा होती है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ज़्यादा चमक से उसने ये कंक्लूड किया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं। और यहाँ पे अतराफ़ के अंदर जो है लार्जर एंगल पर जो है थोड़ी थोड़ी चमक पैदा होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर एंगल बनाते हुए क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यही ऑब्जर्वेशन अब हम इनको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, तकरीबन सारे पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं ये सीधे गुजर जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये गोल्ड फॉइल एटम है और उनमें से ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, सीधे गुजर रहे हैं। ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं। ये देखें इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर ज़्यादातर सीधे गुजर गए। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं जी, रीबाउंस्ड हो जाते हैं, उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। और कुछ बड़ा जाविया बनाते हुए क्या होते हैं जी, मुड़ जाते हैं। कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन से मुड़ जाते हैं और कुछ पार्टिकल जो हैं वो लार्जर डिफ्लेक्शन से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स जो हैं फ्यू जो है लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और फ्यू के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि वो बाउंस्ड बैक हो जाते हैं, उसी रास्ते से टकराने के बाद उसी रास्ते से क्या होते हैं, वापस लौट आते हैं। इस डायग्राम के ज़रिए भी यही पता चल रहा है। और उसने एक्चुअल में रदरफोर्ड ने जो ऑब्ज़र्व किया था उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन कौन सी हैं कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं अनडिफ्लेक्टेड जो हैं वो पास हो जाते हैं। और 20,000 तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स में से फ्यू जो हैं वो बड़ा जाविया बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ जो हैं रिपेल्ड बैक हो जाते हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन जो हैं वो शो करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो उसने रिजल्ट्स कंक्लूड किए, जो रिजल्ट्स सक्सेस किए वो क्या हैं भाई, इसने जो मॉडल पेश किया वो रिसेंबल करता है प्लैनेटरी मॉडल से। जैसे तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी निज़ाम शमसी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से इसके मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, उसने जो रिजल्ट सक्सेस किए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ये है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। ये किस बात से उसने ये नतीजा अखज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, फ़र्ज़ करें ये गोल्ड फाइल है, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे गुजर जाते हैं। ज़्यादातर पार्टिकल्स के सीधे गुजरने का मतलब ये है जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम है वो क्या है, एम्प्टी। डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। लार्जर एंगल पर कुछ पार्टिकल्स जो हैं क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। फ्यू पार्टिकल्स की ये जो डिफ्लेक्शन है ये शो करती है देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। देखें कुछ जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो डिफ्लेक्ट किस वजह से होंगे, रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इन पार्टिकल के ऊपर क्या मौजूद होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन की वजह से ये डिफ्लेक्ट होंगे। अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सेंटर के ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। और थर्ड जो इसका जो रिज़ल्ट है, जो रदरफोर्ड ने रिज़ल्ट कंक्लूड किया वो ये है कि कंप्लीट जो रीबाउंस है, कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वेरी हार्ड है और डेंस है। देखिए अगर हम एक बॉल को, टेनिस बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो बाउंस्ड बैक होती है। इसका मतलब यह है कि दीवार जो है, वॉल जो है वो हार्ड और डेंस है। इसी तरह से कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद जब वापस लौट आते हैं तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस क्या है, हार्ड है और डेंस है। फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन से ये भी नतीजा अखज़ किया गया कि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। देखें अगर न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है, इसी वजह से ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं क्या होते हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता तो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते।
लार्जर एंगल पर या स्मॉलर एंगल पर ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए। रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुजर गए। सीधे गुजरने का मतलब यह है कि वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। ज़्यादा सीधे गुजरने का मतलब दो हमने रिजल्ट अखज़ किए हैं कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है एटम का वो एम्प्टी है और न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, स्मॉल है। अगर बड़ा होता, फ़र्ज़ करें अगर बड़ा होता तो फिर ज़्यादातर डिफ्लेक्ट होते, सीधे ना गुजरते। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। फिफ्थ जो पॉइंट है इसका, फिफ्थ ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फ़र्ज़ करें ये कोई एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट के अंदर या एनर्जी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक भी और प्लम पुडिंग मॉडल के मुताबिक भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बराबर होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इस तरह से ओवरऑल या एज अ होल जो होता है एटम वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, न्यूक्लियंस कहलाते हैं। जैसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियंस कह सकते हैं। और जो न्यूक्लियस से बाहर हैं उन्हें हम न्यूक्लियंस नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटे, न्यूक्लियंस कह रहे हैं। वेरी सिंपल है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।